हेलो स्टूडेंट्स। अपने 12th आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5th कर रहे थे, जिसमें अपने पिछली वीडियो तक फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे। अपने प्लांट पैथोलॉजी का ये चैप्टर है अपना। फंजाई के बारे में अपने फंजाई के जो जनरल कैरेक्टर थे वो देख लिए थे पिछली वीडियो में। उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था, पोषण की विधियाँ, वो अपने पढ़ ली थी। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई देखने से पहले सबसे पहले अपने फंजाई की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है, उसके बारे में देखते हैं। लीनियस नाम का साइंटिस्ट था, कैरोलस लीनियस, जिसको पादप वर्गीकरण का जनक या क्लासिफिकेशन का फादर भी कहते हैं, अपने फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसने फंजाई को, कवकों को सबसे पहले प्लांट किंगडम के अंदर रखा था, यानी कि प्लांटी किंगडम जो था जिसमें पादप रखे जाते हैं उसमें ही इसने फंजाई को रखा था। लेकिन बाद में 1969 में आर एच वीटेकर, ये नाम आप अच्छी तरह से जानते हो, 11th क्लास में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पंच जगत प्रणाली पढ़ी थी, सिस्टम। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस आर एच वीटेकर ने इसको एक अलग किंगडम बनाया जिसका नाम था फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जो थर्ड किंगडम था वो उसमें सारे के सारे जो कवक है वो रखे गए, जिसको नाम दिया गया फंजाई। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया है, कवकों का वर्गीकरण किया है, लेकिन अपनी जो बुक में अपने को पढ़ना है वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है P.A. सार्केडो। इसने फंजाई को उनके कवक जाल के आधार पर, उनके माइसीलियम के आधार पर, कल अपने देखा था जब अपने पिछले वीडियो में, माइसीलियम जो था वो दो तरह से अपने को मिल सकता है, ए सेप्टेट और सेप्टेट, यानी कि उसके अंदर पट प्रेजेंट हो सकते हैं, जो सेप्टा है वो प्रेजेंट नहीं भी हो सकते। तो उसके बेस पर, और सेकंड जो इसने बेस लिया वो था सेक्सो रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के आधार पर इसने कवकों को 4 वर्गों में बांटा, और उन्हीं 4 वर्गों के बारे में अपने को आज इस वीडियो में पढ़ना है। फिर एक बात मैं आपको और बता दूं कि अपने को इसमें जो लैंगिक जनन है, सेक्सो रिप्रोडक्शन है, इसका प्रोसेस नहीं पढ़ना अपने को, कि लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, ये नहीं पढ़ना अपने को सेक्सो रिप्रोडक्शन के बारे में। अपने को सिर्फ उन बीजाणुओं के जो स्पोर्स बनते हैं लैंगिक जनन के टाइम में, सिर्फ उन बीजाणुओं के नाम याद रखने हैं अपने को, क्योंकि अपने इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो टॉपिक है वो नहीं दिया हुआ, अपने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। तो 4 तरह के क्लासेज हैं जिसमें इसने उसको डिवाइड किया सार्केडो ने। फाइकोमाइसिटीज फर्स्ट जो क्लास है, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड वन जो है वो है बेसिडियोमाइसिटीज, और फोर्थ जो है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले अपने अगर बात करें फाइकोमाइसिटीज, तो यही दो मेन चीज़ें अपने पास जिसके बेस पर इसने डिवाइड किया, और एक साथ में तीसरा अपने को इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, दो दो। सबसे पहली जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज, उसमें जो माइसीलियम होता है वो पटहीन होता है, ए सेप्टेट होता है। ए सेप्टेट कैसे होते हैं माइसीलियम, ये अपने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और सेकंड जो इसके माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है, यानी शाखाओं में बंटा हुआ होता है, जैसे ये वाला आपने डायग्राम बनाया था इस प्रकार। तो ये जो था ये माइसीलियम था, जिसमें ये जो है बहुत सारे हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। तो इनके बीच में इसमें सेप्टा या पट इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो नहीं पाई जाती, और ब्रांच्ड होता है, तो इस कारण ये पटहीन और शाखित है। लैंगिक जनन जो है, इसके अंदर जब स्पोर्स बनते हैं तो वो स्पोर्स जो बनते हैं उनको कहा जाता है जाइगोस्पोर्स, जाइगो बीजाणु कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज में बनने वाले स्पोर्स का नाम जो है वो जाइगोस्पोर्स है। इसमें कौन कौन से कवक आते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज क्लास के अंदर एल्ब्यूगो आता है, राइजोपस आता है। तो दो एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज में अपने को याद रखने हैं। सेकंड जो क्लास है वो है अपने पास एस्कोमाइसिटीज। इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, पट युक्त होता है, यानी कि उनके बीच में सेप्टा पाए जाते हैं, और ब्रांच्ड होता है यानी शाखित होता है। तो नीचे आगे वाली जो तीनों अपनी क्लास है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो उनमें सभी में जो माइसीलियम है वो कैसा होगा, उसमें सभी में माइसीलियम पट युक्त व शाखित होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज जो है उसमें एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। तो ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो बीजाणु बनेंगे
पहले वाले में अपने जो बीजाणु बने थे उनको जाइगोस्पोर्स कहा था। एस्कोमाइसिटीज में जो बीजाणु बनेंगे वो इसके नाम से ही है, एस्को, तो एस्कोस्पोर्स कहते हैं उनको, एस्को बीजाणु कहते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल अपने पास जो कवकों के नाम याद रखने अपने को, वो है एक तो क्लेविसेप्स और एक अपने को याद रखना है इरिसाइफी। इरिसाइफी और क्लेविसेप्स, ये दो एग्जाम्पल हैं जो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं। थर्ड जो तीसरी क्लास आती है अपने पास, वो अपने पास है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें माइसीलियम तो वही ऊपर वाला पटयुक्त व शाखित सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। और इसमें जो स्पोर्स बनते हैं उनको, स्पोर्स को इसी के नाम पर ही है ये, उनको कहा जाता है बेसिडियोस्पोर्स। ये जो नाम दिए गए एस्को, बेसिडियो, जाइगो, ये इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर दिए गए हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में जो एग्जाम्पल है जो कवक आते हैं वो आता है पक्सीनिया और यूस्टिलिगो। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो किस क्लास में आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज। तो एग्जाम में अपने से किसी भी तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है। एस्कोमाइसिटीज के दो सदस्यों के नाम लिखो, 2 एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये एग्जाम्पल भी अपने को साथ में याद होने चाहिए। फोर्थ जो क्लास आती है अपने पास, वो अपने पास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें माइसीलियम जो है वो पटयुक्त व शाखित ही रहेंगे, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सबसे खास बात ड्यूटेरोमाइसिटीज की जो है वो ये है कि इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास में एब्सेंट होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक एसेक्सुअल टाइप का होता है। और ये एसेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, इनमें एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप्स की स्ट्रक्चर बनती हैं जिनको कहा जाता है कोनिडिया। कोनिडिया द्वारा, इन कोनिडिया नाम की स्ट्रक्चर द्वारा रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल टाइप का, वो पाया जाता है किसके अंदर, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। इसमें क्या होता है, इनके जो कवक तंतु होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की, इस प्रकार की संरचना बनती है जिनको कहा जाता है कोनेडियोफोर। ये जो संरचना है कोनेडिया दर बोलते हैं हिंदी में इसको, कोनेडियोफोर बोलते हैं। इसके ऊपर छोटी छोटी ऐसी एक चैन के अंदर संरचनाएं बनती हैं, इन संरचनाओं को कहा जाता है कोनिडिया। ये कोनिडिया जो है ये मात्र पादप से अलग हो जाती हैं। जैसे ही अलग हुई उसके बाद ये अंकुरण करके एक नए कवक का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार का जो जनन है उसको कहा जाता है अलैंगिक जनन, जो कौन सी संरचना द्वारा होता है, कोनिडिया नामक संरचना द्वारा होता है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में अपने को 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, अल्टरनेरिया और दूसरा अपने को याद रखना है फ्यूजेरियम। तो ये था अपना पीए सार्केडो द्वारा दिया गया हुआ कवकों का वर्गीकरण, जिसमें 4 क्लासेज थी। उनका माइसीलियम कैसा होता है वो अपने सिर्फ पहला याद रखना है, बाकी जो तीनों का सेम है। सेकंड जो बात अपने को याद रखनी है इसमें, वो स्पोर्स कैसे बनते हैं उनके नाम पता होना चाहिए। और थर्ड जो अपने को इसमें सभी के दो दो जो एग्जाम्पल है वो अपने को पता होने चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कवक, यानी कि ऐसे फंजाई जो प्लांट्स में डिजीज कोस्ट करते हैं। तो जो नाम आप पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हो वही नाम आपको कुछ जो यहाँ पर याद रखने हैं। अल्टरनेरिया जो है, पक्सीनिया, फ्यूजेरियम, अल्ब्यूगो, क्लेविसेप्स, ये सारे के सारे जो फंजाई हैं ये प्लांट में डिजीज कोस्ट करने का काम करते हैं। कुछ फंजाई जो होते हैं ये लाभदायक भी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। उसमें एक जो एग्जाम्पल अपने को याद रखना है सबसे पहला, वो है सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज जो होता है ये यूनिसेलुलर यीस्ट होता है। ये वाइन फैक्ट्री जो होती हैं या बेकरी जो ये बिस्कुट वगैरह जहाँ बनते हैं तो उसमें ये काम आता है। तो ये बेनिफिशियल फंजाई का एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीज। तो और ये या साथ में इसके ये भी याद रखना, ये एक यूनिसेलुलर यीस्ट है, एक कोशिकीय यीस्ट का एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीज। सेकंड अपने लाभदायक कवक या बेनिफिशियल जो फंजाई है बात करें तो उसमें मशरूम। मशरूम जो है ये प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, यानी इसमें प्रोटीन जो है वो काफ़ी अमाउंट के अंदर, काफ़ी मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल अपने जैसे बटन मशरूम जो होता है जिसको अगेरेकिस कहा जाता है, और अगेरेकिस में प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा अमाउंट जो है वो पाई जाती है, बटन मशरूम भी बोलते हैं इसको। तीसरा जो बेनिफिशियल है वो है अपने पास ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो होता है ये है तो कवक फंजाई है, लेकिन ये पादप रोगों पर नियंत्रण करने में हेल्पफुल है। पादप जो रोग, पादपों में दूसरे जो रोग होते हैं उनको नियंत्रण करने में ये सहायता करता है ट्राइकोडर्मा, इसलिए इसको
मित्र कवक भी कहा जाता है। ये अपना पहला जो पैथोजन था कवक, उसके बारे में जितना भी कंटेंट अपने को याद करना था, पढ़ना था इस चैप्टर में, वो अपना पूरा हुआ। अब अपने बात करते हैं सेकंड पैथोजन की, जिसका नाम है बैक्टीरिया, जीवाणु। सर्वप्रथम जीवाणु को जो खोजा था, डिस्कवर किया था, जीवाणु की खोज की थी, वो साइंटिस्ट था ल्यूवेनहॉक 1676 में। और इसने इस जीवाणु कोशिका को नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। ये अपने देखा था जब अपने 6 नंबर चैप्टर जो बायोलॉजी का, प्योर बायोलॉजी का, और अपने जब सेल का चैप्टर किया था एग्रीकल्चर बायोलॉजी 11th में, तब वहाँ आपने देखा था कि जीवित कोशिका, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी वो एक तरह से डेड सेल थी, क्योंकि उसने सेल वॉल देखी थी, और सेल वॉल जो होती है वो डेड स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेल की। जीवित कोशिका की जो खोज करने का श्रेय है वो किसको है? ल्यूवेनहॉक को है। बैक्टीरिया की जो उसने खोज की थी 1676 के अंदर। और ये क्वेश्चन आरबीएससी 2020 के इस साल के पेपर में 1 नंबर का पूछा गया है। जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? लिविंग सेल्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम लिखो, तो वो है ल्यूवेनहॉक। और उसने क्या नाम दिया था इनको? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। फिर क्योंकि अपने तो पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पादपों में, प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया भी डिजीज कोज करते हैं, बैक्टीरिया भी रोग उत्पन्न करते हैं, ये बताने का काम किया था 1878 के अंदर। साइंटिस्ट का नाम था टीजे बरिल। टीजे बरिल ने सबसे पहले बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो प्लांट में डिजीज कोस्ट करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और इसने जीवाणु जनित पादप रोग, यानी बैक्टीरिया से होने वाली जो प्लांट डिजीज है, वो थी जो बताई थी इसने, नाशपाती का दग्ध अंगमारी रोग, फायर ब्लाइट ऑफ पियर कहा जाता है इस रोग को। और इस रोग का कारण, फायर ब्लाइट ऑफ पियर जो रोग है नाशपाती का, इसका कारण जो बताया था उसने इरवीनिया एमाइलोवोरा नामक जीवाणु को बताया था। इरवीनिया एमाइलोवोरा, इस जीवाणु के कारण नाशपाती का दग्ध अंगमारी रोग या फायर ब्लाइट ऑफ पियर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को याद होना चाहिए। टीजे बरिल, जिसने सबसे पहले बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स के अंदर डिजीज उत्पन्न करते हैं, कोस्ट करते हैं। जो रोग बताया था इसने, नाशपाती का दग्ध अंगमारी रोग का कारण बैक्टीरिया को बताया था। और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? इरवीनिया एमाइलोवोरा नामक जीवाणु के कारण ये रोग, डिजीज होती है। नेक्स्ट अपने बात करें जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, कि जीवाणुओं में कौन कौन से जनरल कैरेक्टर हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जीवाणु जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। सेकंड, प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनको मोनेरा में रखा गया, मोनेरा किंगडम के अंदर रखा जाता है जीवाणुओं को। तो मोनेरा जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब है कि उनका जो केंद्रक है वो वेल डेवलप नहीं होता। वेल डेवलप का मतलब है कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक भित्ति नहीं पाई जाती, और केंद्रिका या न्यूक्लियोलस का भी क्या होता है? अभाव होता है। फिर नेक्स्ट जो आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी आरबीएससी 2020 में पूछा गया, ये मिक्स करके पूछा गया क्वेश्चन। ये देखो नीचे जो लिखा हुआ है, आगे अपने बात करते हैं। पहले कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, तो जितने भी कोशिकांग होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, वो नहीं पाए जाते। तो इसमें क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो रेस्पिरेशन साइट होते हैं, श्वसन स्थल होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। तो इनमें जो श्वसन स्थल होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस के कारण, वो इनकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, अंदर की ओर मुड़कर एक ऐसे विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं जिनको कहा जाता है मीजोसोम्स। और ये मीजोसोम्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर, इसी में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन स्थल का काम करते हैं। यानी श्वसन का कार्य होता है एटीपी का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। तो यहीं वो ऊर्जा का निर्माण से संबंधित जो एंजाइम है वो इन मीजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर आरबीएससी 2020 में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि उस सूक्ष्म जीवाणु का, उस सूक्ष्म जीव का, सॉरी, उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जिसमें कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और श्वसन स्थल जो है वो मीजोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसका किसमें है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? वो जीवाणु के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद अपने देखें इनका साइटोप्लाज्म। क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म अलग नहीं होता,
केंद्रक द्रव्य जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिक्स रहता है, क्योंकि केंद्र के चारों ओर किसी प्रकार की कोई भित्ति नहीं पाई जाती, तो स्थिति में उसको अपने प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव्य। और इनके प्रोटोप्लाज्म में एंजाइम्स जो इनकी एक्टिविटी के लिए जरूरी हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आदि प्रेजेंट होते हैं। कोशिकांग मुख्यतः इसमें नहीं पाए जाते। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तैपृथवी जालिका है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ये इनमें प्रेजेंट नहीं होते। इनका जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। दूसरे जो यूकैरियोटिक है उनकी तरह इस प्रकार का जो डीएनए वो नहीं होता। इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और द्विरज्जुकी होता है। इस प्रकार उसी के ऊपर जो दो रज्जु, दो स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनके जीवद्रव्य के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और राइबोसोम जो हैं वो 70 इस प्रकार के होते हैं, 70s, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स जो हैं वो 70 इस प्रकार के होते हैं, जो दो उप इकाइयों के बने होते हैं, 50s और 30s। और इन उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य कौन से आयन करते हैं? मैग्नीशियम आयन की जो है इन उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। उनकी उच्च सांद्रता पर ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो 40% इनमें प्रोटीन होता है, 60% जो है वो आरएनए होता है। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो छोटी उप इकाई है 30s, उसका जो 16s राइबोसोमल आरएनए है, छोटी इकाई का 16s राइबोसोमल आरएनए जो है वो आगे चलकर आजकल जो है वो आधुनिक जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, वो इसी के बेस पर किया गया है। ये अपने आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो टर्म आती है बैक्टीरिया से रिलेटेड वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? अभी बताया था कि जीवाणु कोशिका में डीएनए जो होता है, अनुवांशिक डीएनए जिसको अपने बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है वो सर्कुलर होता है, वर्ताकार होता है, द्विरज्जुकी होता है। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें इस वर्ताकार द्विरज्जुकी डीएनए के अलावा एक और वर्ताकार द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है, लेकिन इस डीएनए का अनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से कोई महत्व नहीं होता। ये जो डीएनए है ये जेनेटिक रूप से, अनुवांशिक रूप से बैक्टीरिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अनुवांशिक रूप से महत्व नहीं होता, तो कुछ जीवाणुओं के में अनुवांशिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए वर्ताकार जो है प्रेजेंट होता है, जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना फंजाई अपना कंप्लीट हो चुका है। बैक्टीरिया स्टार्ट किए हैं अपने, जिसमें अपने बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा देखा है, उसके जनरल कैरेक्टर देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे बैक्टीरिया को जारी रखेंगे। थैंक यू।